दुनिया की किसी भी मुल्क की तरह पाकिस्तान में भी बिजनेस, कारोबार और मार्केट्स सियासी अफरा तफरी, सियासी हलचल को बिल्कुल मुस्तरद करती हैं। और ऐसा ही गुज़िश्ता 48 घंटों में हमने पाकिस्तान में देखा है। इसी वजह से आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 1 लाख पॉइंट्स का तारीखी माइलस्टोन अबूर कर लिया है, जिसके बाद पीएसएक्स में एक जश्न का सा समा आज देखा गया। मंगल को इस्लामाबाद में हंगामा आराई के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। इंडेक्स अपने पीक से 5,240 पॉइंट्स कम हो गया था, लेकिन एहतजाज खत्म होने के बाद, बल्कि फिजल आउट होने के बाद, कल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने सुकून का सांस लिया और इंडेक्स ने यकमुश्त 4,696 पॉइंट्स की बुलंद तरीन छलांग लगाई। गोया कि गिरावट भी तारीखी थी और कल जो छलांग लगाई, जो ऊपर की तरफ गया, वो भी तारीखी। कल के दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जबरदस्त ट्रेडिंग के साथ पहली बार 95,000, 96,000, 97,000, 98,000 और 99,000 के 5 लेवल क्रॉस किए। अजब समा था जो कल हमने स्टॉक एक्सचेंज में देखा। आज एक मौके पर इंडेक्स 1,0540 पॉइंट्स तक पहुंचा। तमाम उतार चढ़ाव के बाद मार्केट 1,82 पॉइंट्स पर बंद हुई है। गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रोजाना पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 21 जनवरी 2023 को पीएसएक्स का इंडेक्स 40,220 हुआ था। ये उस दिन की लेवल थी, 21 जनवरी 2023, तकरीबन 1.5 साल पहले। और 17 माह बाद मार्केट 60,000 पॉइंट्स में उसका इजाफा हुआ है। तकरीबन 150% ये बढ़ चुकी है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री बल्कि शायद दुनिया की स्टॉक मार्केट में एक अनोखी मिसाल है कि किसी मुल्क के डिफॉल्ट होने के खदशात के बाद उसकी मार्केट इतनी जबरदस्त परफॉर्म करे। आपने स्टॉक मार्केट की बात की। आज हम 27 बिलियन डॉलर पे हैं, हमारा 4 पी भी नहीं है। 8 पी तो मार्केट पिछले 10 साल की एवरेज है। इसका मतलब है 54 बिलियन डॉलर की मार्केट होनी चाहिए, 1 लाख की स्टॉक मार्केट होनी चाहिए। सिर्फ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस चाहिए। ऐसी मार्केट तो दुनिया में नहीं है जो कि आपको 100% रिटर्न दे सके 1 साल में। और मैं हर जगह जाके कह रहा हूँ, चाइना में भी मैंने जाके यही बात की है, सऊदी अरेबिया में भी जाके यही बात की है, हर जगह में ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान जैसी कोई कहाँ कैपिटल मार्केट्स है, ना पाकिस्तान की जैसी अपॉर्चुनिटी है। दरअसल इन्फ्लेशन यानी महंगाई 7% तक आने और इंटरेस्ट रेट में तेजी से कमी की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स के रिस्पांस में इजाफा हुआ है। जून से अब तक इंटरेस्ट रेट 700 बेसिस पॉइंट कम होकर 22% से 15% तक आ चुका है। 16 दिसंबर को अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेट बैंक की होगी और उसमें इंटरेस्ट रेट मजीद 2% कमी होने का एक गालिब इम्कान है। इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड बता रहा है कि पॉलिसी रेट 22% होने की वजह से लिक्विडिटी का एक बड़ा हिस्सा जो रेंट सीकिंग से मुंसलिक हो गया था, फिक्स्ड इनकम में चला गया था, वो वापस स्टॉक से आ रहा है। जबकि 2025 में इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट तक आने के इम्कान की वजह से म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टर्स ने भी बहुत बड़ी तादाद में अब एक बार फिर इक्विटीज की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है। ये भी अहम बात यह है कि गुज़िश्ता 3 महीने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में बिजनेस कम्युनिटीज के साथ 3 बड़ी मुलाकातें की और कारोबारी बरादरी को मुकम्मल एतमाद में लिया और बार बार उनको याद दिलाया, उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में कारोबारी मामलात, माशी मामलात, मीशत को कंसोलिडेट करना, उसमें तरक्की देना, ये पाक फौज इसमें अपना पूरा किरदार अदा करेगी, बराह रास्त किरदार अदा करेगी और इस सिलसिले में कंटिन्यूटी और हर लिहाज से तसलसल को यकीनी बनाएगी। इससे पहले आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, रेटिंग एजेंसीज और दोस्त ममालिक का काफी हद तक एतमाद बहाल हुआ है और तकरीबन तमाम इकनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव ग्रोथ के नंबर्स यकीनन उसकी इशारा कर रहे हैं, उसको कंफर्म कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स हो, रेमिटेंसेस हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन सब में बेहतरी आई है। जबकि पीएसएक्स तो 1 लाख पॉइंट्स आज अबूर करके दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन चुकी है। बल्कि बाज मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है। इस पूरे मौजू पर हम एक तफसील से गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मामलात, इक्विटीज मामलात, कारोबार और मईशत के मामलात के बहुत ही मुस्तनद माहिर है, टॉप लाइन सिक्योरिटीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सुहेल हमारे साथ कराची में अपने हेड ऑफिस से मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, आपने हमें ज्वाइन कर लिया है। ये बताइएगा कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है। चले, ये तो हो गया कि 1 लाख इंडेक्स आज क्रॉस कर गया, ये तो हो गया, मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बात है
या ये सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि ये इंडेक्स 1 लाख क्रॉस कर गया है? देखिए, बज़ाहिर तो कामरान भाई ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है कि इंडेक्स जो 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गया, मगर इससे बड़ी डेवलपमेंट, ये इससे बड़ी चीज़ ये है कि 18 माह पहले हम भी ताजुब में थे कि वो ममालिक श्रीलंका, घाना वगैरह जो डिफॉल्ट हो गए थे, उनकी वैल्यूएशन भी पाकिस्तानी मार्केट से ज्यादा हुआ करती थी। और पाकिस्तान जो डिफॉल्ट नहीं हुआ था, मगर तासुर ये बनाया गया था कि वो डिफॉल्ट हो गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स काफी हद तक भटक गए थे, या इन्वेस्टर्स ने जो हालात थे उसको ओवर रिएक्ट किया था, जिसकी वजह से वैल्यूएशन इतनी कम हो गई कि अब दुनिया परेशान है कि ये कैसा मुल्क है जो 1.5 साल पहले डिफॉल्ट के करीब था और अब उसकी स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए हो गए, यानी 150% का इजाफा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो 1.5 साल पहले जो पेसिमिज्म फैलाई जा रही थी, उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि शायद पाकिस्तान की इकोनॉमी में इतनी बुराई नहीं थी जितनी शायद हम पोर्ट्रे कर रहे थे। तो सुहेल साहब ये बताया कि एक बात बार बार कोट की जाती है कि देखिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन डॉलर टर्म्स 2017 के मुकाबले में अभी भी तकरीबन आधी है, या तकरीबन 60% के करीब हो गई होगी। लेकिन अगर हम वो तो नंबर्स हैं कि पहले $100 बिलियन की ये एक मार्केट थी, आज ये $50 बिलियन की मार्केट है। लेकिन ऑब्वियसली हमारा रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, हमारे एक्सचेंज रेट में उस जमाने में 106 रुपए का डॉलर था, आज जो है वो 280 रुपए का डॉलर है। अगर हम इसको एडजस्ट कर लें तो क्या हम एट पार आ गए हैं 2017 के? देखिए, अब इसमें दो एनालिसिस हैं, एक मार्केट साइज है और एक इंडेक्स का है। देखिए, मार्केट की जो साइज मार्केट कैपिटलाइजेशन से है वो तो हम बहुत कम हो गए हैं। जो जब हम $100 बिलियन के थे तो इकोनॉमी हमारी $300 बिलियन की थी, यानी 30% था जीडीपी टू स्टॉक मार्केट। आज हम कोई 45-50 बिलियन के मार्केट की साइज है और जीडीपी 400 के करीब है। तो मार्केट कैप टू जीडीपी 12% है, यानी हम जो पीक था 2017 का उसके मुकाबले में 1/3 हैं। अच्छा, उसके दो तीन कामरान भाई रीजन हैं। एक तो डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है, इसके अलावा जो डिविडेंड्स आते हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन से माइनस हो जाते हैं। तो हमने देखा है कि पिछले 2-3 साल में खासतौर से बैंक्स और फर्टिलाइजर ने बहुत डिविडेंड दिया है। और तीसरा फैक्टर ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं जो लिस्टेड थी वो डीलिस्ट हो गई हैं, जैसे पार्क सुजुकी है, एक्सो नोबल है, यूनिलीवर पाकिस्तान है। तो उसकी वजह से मार्केट का साइज छोटा हो गया है। अच्छा, दूसरा एंगल जो है, जो अक्सर एक आम इन्वेस्टर भी शिकायत करता है कि शेयर की प्राइसेस वो नहीं है जो 2017 में थी। ये कुछ हद तक सही है कि जो शेयर की कीमतें हैं वो अभी भी कम है, जिसका हम अंदाजा इस तरह लगा सकते हैं कि KSE 30 इंडेक्स जो है कामरान भाई, वो अभी भी कोई रिकॉर्ड हाई पर नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ प्राइजेस होती हैं, डिविडेंड नहीं होता। और जो हमारा KSE 100 इंडेक्स है वो टोटल रिटर्न है जिसमें डिविडेंड भी शामिल होता है। तो रिटर्न की सूरत में तो हम बहुत आगे बढ़ गए हैं 2017 से भी, मगर प्राइजेस जो हैं वो अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स की 2017 से कम है। मगर उनके शेयर होल्डर को अगर प्राइस में नफा नहीं हुआ तो डिविडेंड में जरूर नफा हो गया होगा 2017 के बाद। लेकिन जैसे आपने कहा यील्ड बहुत अच्छी है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो यील्ड या जो इन्वेस्टर को फायदा 2017 में हो रहा था इन टर्म्स ऑफ यील्ड, जो वो अब ज्यादा बेहतर है इस वक्त की सूरत हाल में? आज इन्वेस्टर जो है, जो फ्रेश इन्वेस्टर है, वो जिसने पिछले 1 साल 1.5 साल में इन्वेस्ट किया है, वो तो शायद इतना अच्छा तो उसको कभी ना मिला हो पाकिस्तान में। बिल्कुल, ये आप वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। 2017 में डिविडेंड यील्ड 5-6% हुआ करती थी, आज 10 से 12% है। इसी तरह जो अर्निंग यील्ड होती है, जो प्राइस अर्निंग रेशियो का रिवर्स होता है, वो 2017 में 12 था, आज 150% रिटर्न के बाद, मार्केट 40,000 से 1 लाख हो जाने के बाद वो 5 का पी मल्टीपल है। तो आपका बिल्कुल कहना सही है कि वैल्यूएशन के हिसाब से हम अपनी हिस्टोरिकल 7 पी से अभी भी कोई 20-30-40% कम है।
और जो 2017 की वैल्यूएशन से तो अभी भी हम आधे हैं, और ये इन टर्म्स ऑफ प्राइस अर्निंग भी हम आधे हैं, और इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड भी हम आधे हैं। इसीलिए हमें कामरान साहब लग रहा है कि जो 1.5 साल की हमने रिकवरी देखी है या जो तेजी देखी है, वो हो सकता है कि अगले साल भी कंटिन्यू की हो, क्योंकि जो वैल्यूएशंस हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड यील्ड एंड प्राइस अर्निंग, वो काफी अट्रैक्टिव हैं। बस सिर्फ पाकिस्तान में माशी और सियासी इस्तेकाम की जरूरत है। अगर ये दो चीजें हुई तो लग रहा है कि अगला साल भी स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर साबित होगा। अच्छा, पिछले कई महीनों से हम याद करा रहे हैं और तमाम इंटरनेशनल मीडिया इसकी गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है, एंड मैनी अ टाइम्स दी बेस्ट मार्केट है दुनिया के अंदर। मगर इसके बावजूद इस लेवल के मुनाफे, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, इस लेवल की यील्ड, इस लेवल के प्रॉफिट्स जो हैं वो दुनिया में यानी कि कहीं नहीं हुए। उसके बावजूद हमें उस लेवल की हमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट नज़र नहीं आया, इन्वेस्टर का फॉरेन इंटरेस्ट हमें उस लेवल का नज़र नहीं आया जो कि तकाजा करता था यहाँ की पूरी सूरत हाल में। उसकी वजह यह है कि वंस बिटन ट्वाइस शाई वाली बात है कि इससे पहले जो इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर, उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ा एक्सचेंज रेट की वजह से। फिर ज़ाहिर है कि यहाँ से डिविडेंड भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे, बहुत शदीद मसले थे इसके, इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि वो रैली मिस कर देंगे, लेकिन एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट नहीं आई पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है कामरान साहब, फॉरेन इंटरेस्ट आना शुरू हुआ है पिछले 1 साल से, क्वेरीज भी बढ़ गई हैं, रोड शोज भी बढ़ गए हैं। मगर आप सही कह रहे हैं कि जिस क्वांटम का और जो जो बड़े फंड जो पहले हुआ करते थे पाकिस्तान में, टॉप जो फंड्स थे यूएस के, यूरोप के, वो नहीं है। उसका रीजन बिल्कुल सिंपल है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं है पाकिस्तान में जो इंडिया की मार्केट में है। अगर पाकिस्तान का हम 2017 से 2022 का पीरियड ले लें स्टॉक मार्केट का, तो वो तो बहुत ही बुरा था। अगर मैं पिछले 10 साल का डॉलर रिटर्न देख लूं तो वो कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में दो रीजन हैं बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान की तरफ नहीं आ रहे। एक तो इनकंसिस्टेंट रिटर्न है, जिसका रीजन आपको भी पता है, जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है और फिर उसका असर इकोनॉमी पे होता है और करेंसी पे होता है। और दूसरा रीजन कामरान साहब ये भी है कि साइज बहुत छोटा है। अब 300-400 बिलियन डॉलर की जीडीपी में 45-50 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप ही बहुत ही छोटा है। अभी जाकर मार्केट में 100 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम हुआ है, पिछले साल तक 30-40 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम हुआ करता था। तो अगर कोई बड़ा फंड आता है 500 मिलियन डॉलर का या 1 बिलियन डॉलर का, तो उसको तो शेयर्स ही नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में अब असल जरूरत है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर और जो है हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, कि किसी तरह से जो हमारी मार्केट की साइज है, जिसमें नए आईपीओ भी हो सकते हैं, जिसमें प्राइवेटाइजेशन भी हो सकती है, जिसमें हुकूमत की कंपनीज लिस्ट भी हो सकती हैं, उसको बढ़ाया जाए, ताकि अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसिस्टेंसी आती है तो कम से कम हम बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। अच्छा, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जाहिर है कि 2017 के बाद पाकिस्तान में जो तूफान रहा, ख़ास तौर पे सियासी तूफान रहा, उसने जाहिर है कि हमारे यहाँ कारोबार का, बिजनेस का, मार्केट का, सबका बेड़ा गर्क कर दिया, अगर मैं कह सकूँ तो। बहरहाल अभी पिछले 1 साल से तो सोहेल भाई सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट है ना, कि एक तो एक्सचेंज रेट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी फॉरेन इन्वेस्टर के लिए, वो स्टेबल रहा है। पाकिस्तान में शायद ही कभी 1 साल में एक जगह पे खड़ा रहा हो एक्सचेंज रेट इस तरीके से, इस अंदाज से, और जो कि जेन्युइन भी है, यानी कि कोई इंटरवेंशन की वजह से। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो नंबर्स हैं वो ओवरऑल बेहतर हो रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम के तहत है। चौथी चीज़ ये है कि जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से उसको पाकिस्तान को देख रही हैं और उसके बारे में होपफुल हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ओवरऑल जो है वो उसमें कोई बड़ा कोई थ्रेट नज़र नहीं आ रहा। मिलिट्री की डायरेक्ट अब इन्वॉल्वमेंट है और इस लिहाज से वो काफ़ी उसमें भी बेहतरी है। और फिर ये रिटर्न्स हैं जो कि अभी हमने पिछले 6 महीने और 1 साल के दौरान देखे। अब ये कुल मिला के तो एक ऐसी चीज बन रही है कि अब हम शायद एक सिग्निफिकेंट इनफ्लो देखें बाहर से, सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट आना शुरू हो। ये उम्मीद तो हम कर सकते हैं ना अब अगले साल के लिए। देखिए स्टॉक मार्केट में कामरान साहब, मैंने आपको बताया कि चूंकि साइज छोटा है तो फंड्स आ रहे हैं। अभी हमने एक रोड शो किया पाकिस्तान में जिसमें 9 फॉरेन फंड्स आए।
इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, 5-6 फंड्स आया करते थे। तो इंटरेस्ट तो है, मगर मैंने आपको कहा कि जो दो चीजें होंगी, जो 18 माह की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इसको कम से कम अगले 3-4 साल कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम उम्मीद यही करते हैं, हमारी विश यही होती है कि एक ही हुकूमत जो हो वो कंटिन्यू करे और कोई भी इंटरवेंशन या कोई भी डिस्ट्रप्शन ना हो। और दूसरी कंडीशन, जिस तरह मैंने कहा कि अगर एक फंड $500 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता भी है आज, तो वो कर नहीं पाएगा क्योंकि साइज बहुत छोटा है। तो इसके लिए जो मैंने कहा कि न्यू लिस्टिंग्स की या प्राइवेटाइजेशन की भी जरूरत है कि ये हो। और बाकी मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि बहुत बेहतरी हुई है, रिजर्व्स की पोजीशन बढ़ी है, क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। और क्रेडिट रेटिंग से मुझे याद आया कि अभी भी हम वो रेटिंग पे पहुंच नहीं सके जो हम 2022 में या 21 में हुआ करते थे, बी रेटिंग। अभी भी हम सी कैटेगरी में है। और हमें उम्मीद है कि अगले 6 से 12 माह में अगर ये माशी इस्तेकाम, स्टेबिलिटी आईएमएफ के अम्ब्रेला के अंडर रहती है, तो जो बी कैटेगरी है मूडीज और एसएनपी की, वो भी शायद हम अगले 6 से 12 महीने में हासिल कर सकें, जो इन्वेस्टर्स को, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करेगी। एक चीज़ जो रिपीटेड आप मेंशन कर रहे हैं हमारे यहाँ, क्योंकि बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ी बड़ी फॉरेन बाइंग, लोकल भी कोई बड़ी बाइंग इसलिए नहीं होती है कि हमारा फ्लोट नहीं है, हमारा साइज नहीं है मार्केट का, और जिसने हमें बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। ख़ास तौर पे हमने देखा है कि एक तो फ्लोट नहीं है, दूसरी तरफ से हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, उन्होंने बाय बैक किया। जब मार्केट डाउन हुई और शेयर प्राइसेस कम हो गई, तो उन्होंने मज़ीद कंसोलिडेट कर ली अपनी पोजीशंस। लकी ने अपनी कर ली, मेपल लीफ ने कर ली, एंग्रो ने कर ली, उससे मज़ीद सुकड़ गया मार्केट का साइज। तो बज़ाहिर यही लगता है कि इस वक्त हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट ज़रूरत यह है कि हमारा फ्लोट बढ़े, हमारी मार्केट का साइज बढ़े। और इसके लिए हुकूमत अभी भी बहुत सारी कंपनीज में बहुत बड़ी इन्वेस्टर है, वो लेके बैठी हुई है। और फिर जाहिर है कि जो सेठ है उसने तो अपना सामान समेट लिया है। तो ये जब तक हम कोई बड़ी मेजर, अगर हमें कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमें इस सबसे पहले तो इस साइज को बढ़ाना होगा। बिल्कुल बढ़िया कहा कामरान। हम देखें, मैं आपको एग्जांपल दूं जो सुन के अफसोस भी होगा और हंसी भी आएगी। 2017 में जब $100 बिलियन की हमारी मार्केट थी, उसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट $8 से $9 बिलियन थी। आज की तारीख में हमारा फ्री फ्लोट $8 से $9 बिलियन है। मतलब हमारी पूरी मार्केट की जो असल साइज है वो $8 से $9 बिलियन है, और उसमें ओके। फॉरेनर कोई $2 बिलियन है। तो मैं कह रहा हूँ कि वो साइज पे तो हम 17 वाली पहुंच ही नहीं सकते, क्योंककि वो तो अवेलेबल ही नहीं है। इसके दो ही हल हो सकते हैं। एक तो आपने कहा कि बड़ी कंपनीज लिस्ट हो, अच्छी कंपनीज लिस्ट हो, हुकूमत अपने इदारों को स्टॉक मार्केट के थ्रू, जिस तरह आज से 10 साल पहले हबीब बैंक और यूबीएल के शेयर फरोख्त किए थे, वो करें। या हुकूमत की बहुत सारी कंपनीज हैं, स्टेट लाइफ है, हुकूमत की गवर्नमेंट होल्डिंग है, इस तरह की कंपनीज हैं, उनको लिस्ट कराए। और सबसे बढ़कर एक रिफॉर्म जो पाकिस्तान में 5-6 साल पहले शुरू हुआ था, उसकी कोशिश हुई थी, जो हमसाया मुल्क इंडिया में होता है, कि एक मिनिमम फ्लोट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। बेशुमार कंपनीज हैं हमारे यहाँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी हैं, उनके फ्लोट ही नहीं है। पाकिस्तान टोबैको है, कोलगेट पाम ऑलिव है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, ये दुनिया की मानी हुई कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इनके शेयर्स ही नहीं है मार्केट में। तो इंडिया में ये कंपलसरी है कि जो भी कंपनी लिस्ट हो, उसका एक पोर्शन या 25% या 30% वो मार्केट में होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में अभी शायद रेगुलेटर को और हमें भी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट ये कोशिश करनी चाहिए कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उनका शेयर फ्लोट एक डिसेंट अमाउंट में हो, ताकि कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स है या कोई लोकल इन्वेस्टर है, वो अगर उनकी सक्सेस में पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर ले, जिससे मार्केट का वॉल्यूम बेहतर होगा, जिससे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। मगर सबसे बड़ा तो कंट्रीब्यूशन होता है प्राइवेट सेक्टर का ना। जब मार्केट्स चल रही हो, एक्साइटमेंट हो, इंटरेस्ट हो, हालात में बेहतरी हो, जब हम देख रहे हैं और एक नंबर्स पे भी हम पहुंचे हैं कि आईपीओज हो, नई कंपनीज आए, लिस्ट हो, और ये एक होती है एसेंस और रूह इस कैपिटल मार्केट की और फिर हमारी मार्केट की।
तो वो उसके लिहाज से तो जाहिर है कि हर लिहाज से दूसरे मामलात की तरह से ये तो एक डेवस्टेशन रही पिछले 5 साल में। उंगलियों पे हम गिन सकते हैं जो कंपनीज ओवरऑल जो है लिस्ट हुई हैं, अगर हम पिछले 2-3 साल के अंदर देखें। तो अब इस सूरत हाल में क्या पल्स क्या है, आपको क्या आवाज़ क्या आ रही है? क्योंकि उस ज़माने में तो जो कंपनीज होने वाली थी लिस्ट वो भी नहीं हुई थी, जैसे डालडा वगैरह एक अच्छा साइजेबल एक उसका होता। तो अब क्या देख रहे हैं आप? देखिए अब काफी बेहतरी हुई है कामरान भाई, क्योंकि देखिए लिस्टिंग के लिए 10-15 कंपनीज तो हमेशा तैयार होती हैं, मगर जिस तरह हमने बात की कि 18 महीने पहले मार्केट का प्राइस अर्निंग रेशियो 2.5 के करीब हो गया था, अभी जाके 5 हुआ है। तो कोई भी ये नहीं चाहता कि वो अपनी कंपनी को वैल्यूएशन से कम बेचे, क्योंकि अगर एक चीज वो 100 रुपए की 40 में बेचेगा तो उसका नुकसान है। बट अभी वो गैप जो है, वैल्यूएशन गैप फिल हो रहा है, तो उम्मीद हमें लग रही है कि अगले साल में अगर बहुत ज्यादा नहीं तो 4-5 कंपनी लिस्ट होने जरूर आ जाएं। दूसरा कमरान भाई, हमारे यहाँ मसला गवर्नेंस का ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके ओनर्स कहते हैं कि हमारी सेल्स है 50 बिलियन की, हम रिकॉर्ड करते हैं 20 बिलियन। अब इस तरह का जब माहौल हो कि वो अनडॉक्यूमेंटेड इतना ज्यादा हो जाए, बिकॉज ऑफ टैक्सेशन कह लें या बिकॉज ऑफ गवर्नेंस इश्यूज, तो फिर उस कंपनी को हम एज एन एडवाइजर प्रेफर नहीं करते, क्योंकि हमारे कंधों पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके वो कंपनियां लाएं जिनका बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ अलमिया है गवर्नेंस का, जिसकी वजह से बहुत बड़ी और अच्छी कंपनीज जो हैं वो लिस्टिंग के लिए नहीं आ सकती, क्योंकि वो डबल बुक्स ऑफ अकाउंट रखती हैं। तो ये दो चीजें हैं, मगर ओवरऑल आउटलुक फॉर लिस्टिंग अगले 12 महीने के लिए, अगर इकोनॉमी के हालात, स्टॉक मार्केट के हालात रहते हैं अच्छे, तो काफी बेहतर लगता है। अच्छा, अभी भी डाउन द रोड गो के इस वक्त इंडेक्स बहरहाल जो है वो 1 लाख आज क्रॉस कर गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी कम है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि फ्लोट भी कम है। तो अब इन्वेस्टर क्या करे? मतलब फ्लोट तो है नहीं, और क्या बहुत सारे स्क्रिप्ट्स जिनसे लोगों के पैसे बने हैं वो पहले ही कुछ मेच्योरिटी की तरफ आ रहे हैं या अपने हायर लेवल्स पे आ गए हैं? तो 1 लाख तो हो गया, लेकिन 1 लाख से 1.25 लाख होना, 1.25 लाख से 1.5 लाख होना इस इंडेक्स का, और इसमें इन्वेस्टर अब भी आए और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, ओपन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, फ्लोट अवेलेबल हो, क्या अब 1 से 1.25 लाख का सफर जो है वो इतना आसान होगा? देखिए ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है, खास तौर से वो इन्वेस्टर जिसको हम क्वालिफाइड या पढ़े लिखे इन्वेस्टर्स कहते हैं। क्योंकि वो एक तरह से उनके लिए डिलेमा है, क्योंकि जो अच्छे 8-10 शेयर्स हैं वो ऑलरेडी डबल और ट्रिपल हो गए हैं, और उनके लिए एक बड़ी गंभीर सिचुएशन है कि आगे वो क्या करें। क्योंकि जो अभी पिछले 2-3 हफ्तों में कामरान साहब ये जो लिक्विडिटी आई है, वो रिटेल इन्वेस्टर्स की है, उसमें भेड़ चाल भी है, और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनकी शायद वर्थ नहीं है, वो भी बढ़ गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के लिए कि उसको बहुत ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। या तो जिस तरह हमने कहा कि हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के थ्रू या न्यू लिस्टिंग के थ्रू नए शेयर्स आ जाएं, उसमें इन्वेस्ट किया जाए, या फिर मेरी तो तजवीज़ यही होगी जो क्वालिफाइड एजुकेटेड इन्वेस्टर्स हैं कि ठीक है, अगर एक कंपनी महंगी है तो उसमें इन्वेस्टमेंट अपनी होल्ड करें, रादर देन लालच में उन कंपनीज में जाएं जहां गवर्नेंस स्टैंडर्ड इतने अच्छे नहीं हैं। तो हमारी तजवीज़ तो यही है कि जो हाई क्वालिटी वेल मैनेज कंपनीज हैं, अ, चाहे वो छोटी कंपनी हो या मीडियम साइज हो या बड़ी हो, और उनका जो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंट अर्निंग्स परफॉर्मेंस, उन्हीं में सरमायाकारी की जाए। और दो कुछ कंपनीज महंगी भी हो गई हैं, मगर हमारी तजवीज़ ये है कि सेकंड टीयर, थर्ड टीयर, बैडली मैनेज्ड, जिसकी गवर्नेंस वीक है, उनको अवॉइड किया जाए। अच्छा, अभी हमने जो देखा ये जो एक हिस्टोरिक राइज हुआ है पिछले इस 1 साल के दौरान, ये 40,000 से 50,000 से जो है ये लाख हो जाना, ये मुझे बताइए कि एक आम पाकिस्तानी को समझाइए कि जी कि वो कहते हैं ये तो एक कसिनो है स्टॉक मार्केट, और यहाँ पे तो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं, मगर ये मुझे सिर्फ बताएं
कि इसमें रियल इकोनॉमी को पाकिस्तान की कितना फ़ायदा हुआ है, ये कितनी बड़ी रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर जो मार्केट में हमने ये पूरी सूरत हाल देखी है। क्योंकि एक आम तासुर ये है कि दरअसल बैंकिंग सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि जिसने इस ड्राइव को जो है वो फ्रंट सीट पे या ड्राइविंग सीट पे बैठ के उसने आगे स्टीयर किया है। लेकिन रियल इकोनॉमी जो है जो कि दरअसल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जिससे क्रिएट होती है, जिससे और तमाम चीज़ें जो इकोनॉमी का पहिया चलता है, वो इतनी ज़्यादा उसकी रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आती, या वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, या वो उससे मुनासिबत नहीं रखती जितनी मार्केट बड़ी है उस। देखिए, जो एक तासुर है वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सोशल मीडिया में तासुर हो तो वो तासुर यही है कि ये सारा गैम्बल है, कसीनो है। आई थिंक उसके पीछे रीजन दो हैं। एक तो चूंकि हमारी मार्केट की साइज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर बेस वो ज्यादा नहीं है, 4-5 लाख इन्वेस्टर्स हैं एक उस मुल्क में जहां एडल्ट पॉपुलेशन 10 करोड़ से ज्यादा है। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन मेरे ख्याल में लैक ऑफ एजुकेशन कह लें, या पोलराइजेशन कह लें, या परसेप्शन कह लें। क्योंकि स्टॉक मार्केट का अभी तो कुछ बेहतर हुआ है, मगर आज से 20-25 साल पहले तो परसेप्शन बहुत ही बुरा हुआ करता था। और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट भी ऐसा था कि कुछ इन्वेस्टर या कुछ ब्रोकर्स थे वो काफी हद तक स्ट्रांग थे, जो अभी नहीं है। मगर मेरे ख्याल में ये तासुर इसलिए गलत है कि सिर्फ ये पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट ने रैली नहीं किया। पाकिस्तान की लोकल बॉन्ड मार्केट, जिसको हम सुकूक मार्केट, टी बिल मार्केट कहते हैं, वो भी डबल से ज्यादा हो गई है। एक साल में इंटरेस्ट रेट 23 से 13% हो गया है। एक साल में सुकूक का रेट 21 से 10% हो गया है। इसके अलावा एक और भी मार्केट है। हम ना उसमें कोई पाकिस्तानी, ना उसमें कोई पॉलिटिशियंस, ना उसमें कोई बड़ा सेठ इन्वॉल्व है। वो है पाकिस्तान की डॉलर बॉन्ड मार्केट, जो पाकिस्तान में है ही नहीं, जो पाकिस्तान से बाहर है। $8 बिलियन के यूरो बॉन्ड हैं पाकिस्तान के, जिनकी कीमत 40 सेंट से $1 हो गई है। मतलब 150% से ज्यादा वो भी पिछले 1.5 साल में बढ़ गए हैं। तो उसमें तो कोई कसिनो या उसमें तो कोई सरकारी इदारे का रोल नहीं है। वो तो ग्लोबल मार्केट है, जिसको ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिक्टेट करते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ये तासुर गलत है कि ये जो है चंद लोगों ने बढ़ाई है। ये मार्केट की साइज का मान साहब, अभी जो 45-46 बिलियन डॉलर हुई है, वो जून 2023 में $19 बिलियन हो गई थी। तो इसमें कोई 26 से 27 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जो एक बंदे के या कुछ इदारों के बस में नहीं जी। है। तो मेरे ख्याल में ये तासुर शायद लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से है, या लोअर इन्वेस्टमेंट बेस की वजह से है। अगला सवाल ये रहा कि इससे एक आम आदमी की अब मुल्क पे क्या फर्क पड़ता है। अब देखें, इसकी इम्प्लीकेशन जरूर होती हैं, डायरेक्ट भी होती हैं, इनडायरेक्ट भी होती हैं। अब कंपनीज अगर लिस्ट होती हैं, बहुत सारी कंपनीज राइट इश्यूज कर रही हैं, सुकूक कर रही हैं, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, जिससे जॉब क्रिएशन होती है। इसके अलावा बहुत सारे जो सरकारी इदारे हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं पाकिस्तान में, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनका जब रिटर्न स्टॉक मार्केट से बढ़ता है तो वो जो पॉलिसी होल्डर्स है उनको उसका फायदा होता है। ये जरूर है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद इतना ज्यादा कनेक्शन आम आदमी से स्टॉक मार्केट का नहीं होता। मगर ये कहना कि बिल्कुल नहीं होता, वो भी शायद गलत है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि देखिए, ये पता नहीं एक आम पाकिस्तानी को जो हमारे जैसे आपने कहा 10 करोड़ हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है, जिसमें से जो लोग भी जो हैं वो इस बात के अहल हैं कि वो थोड़ी सेविंग करें और वो इन्वेस्ट कर सके, पता नहीं उनको कितना अंदाज़ा है कि एक साल के अंदर ही उन्होंने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है कि अगर उनकी सेविंग थी तो वो 2 गुना ना हो, 60%, 50% जो है वो बढ़ सकती थी। ये जो माहौल बना, जिसने इसको बार बार मीडिया में तो आता रहा कि ये आज ये रिकॉर्ड टूट गया, आज ये रिकॉर्ड टूट गया, दुनिया की बेस्ट जो परफॉर्मिंग मार्केट है उनमें से एक हो गई। तो जो एक आम पाकिस्तानी है हु कैन एक्चुअली अफोर्ड, मिडिल क्लास, लिटिल जो थोड़ा बेहतर मिडिल क्लास, या जिसके पास जो फिक्स्ड इनकम में पैसे रख के बैठा हुआ है या मुख्तलिफ जगहों पे उसने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मुझे नहीं लगा कि उतनी तेजी से आया हो और मार्केट में जो है वो एंटर हुआ हो और इसके मजे लिए हों जो कि नजर आए हैं। और जबरदस्त बात तो ये है कि जितनी भी टैक्स की शरह जो इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ही
एक बहुत ही केयरलेस किस्म का स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बावजूद जो मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट है उसकी डिविडेंड पे जो है वो टैक्स सबसे कम है। तो कितना इजाफा हुआ इन्वेस्टर्स जो नए रजिस्टर हुए हों मार्केट के अंदर, जो कि हमारा साइज जो है वो मिजरेबली कम है, लेकिन वो जमाना जिसमें कि जबरदस्त फायदा हुआ हो लोगों का, उसमें भी एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को आना चाहिए था और उन्होंने ये मिस किया है। इस पहलू पे जरा नजर डालिएगा। लेकिन इसके दो पहलू हैं कामरान साहब। लोगों ने ये रैली मिस की, 150% रिटर्न की, उसका आंसर है बिल्कुल मिस की इसलिए कि हमारी पब्लिक जो है आजकल दुनिया भर में, ये कोई नई बात नहीं है कि मिस इन्फॉर्मेशन या प्रोपोगेंडा या सोशल मीडिया वो आपकी सोच को इतना मुतासिर करता है कि आप रैशनल डिसीजन नहीं कर सकते। और स्टॉक मार्केट तो एक पढ़े लिखों का, क्वालिफाइड, एजुकेटेड लोगों की जगह है, और जिनके पास अगर एजुकेशन नहीं है तो उसको तो हम खुद रिकमेंड करते हैं कि उसको म्यूचुअल फंड जाना चाहिए। तो जो हमारा सोशल मीडिया है और मिस इन्फॉर्मेशन है उससे तो आदमी यहाँ पे सही तरीके से सो नहीं सकता, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा। तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है या बहुत ज्यादा सोशल मीडिया से हमारा लगाव है, इससे लोगों ने रैली तो मिस की है। अलबत्ता पिछले 6-8 महीनों में चीजें बेहतर हुई हैं। अगर मैं आपको शेयर करूं कि पिछले साल तक 2023 के शुरू में मंथली 5,000 अकाउंट खुला करते थे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, जो बढ़ के अभी 10,000 से ज्यादा हो गए हैं। तो पिछले 6-8 महीने में ये सिचुएशन बेहतर हुई है, मगर इसमें भी बहुत पोटेंशियल है कि ये 10,000 भी इसलिए हो रहे हैं कि हमारे यहाँ आज भी कोई 15-20 पेज का के फॉर्म्स हैं जिसमें 8-10 सिग्नेचर्स करनी पड़ती हैं, जिसमें आपको सैलरी का एविडेंस देना पड़ता है, जिसमें आपको टैक्स रिटर्न देने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में हम ओवर रेगुलेट हो गए हैं। जो पाकिस्तान को एफएटीएफ ने जो पीनलाइज किया है, हम छोटे इन्वेस्टर्स की भी वैसी ही तहकीकात करते हैं जैसा कोई बिलियनर हो। तो ये जो एएमएल की रिक्वायरमेंट है, इसने काफी हर्डल्स क्रिएट किए हैं, मगर इसके बावजूद खुशाइन बात यह है कि जो 5,000 अकाउंट नेशनल क्लियरिंग में, स्टॉक एक्सचेंज में खुला करते थे हर माह के, वो 10,000 से ज्यादा हो गए। तो वैसे ओवरऑल एक और चीज जो सपोर्ट करती है हमारे मार्केट के इमेज को, सबसे बड़ा तो ये है कि रिटर्न्स जबरदस्त हो गए हैं और ओवरऑल जो है जबरदस्त वाइब्रेंसी और बड़ी जेन्युइन वाइब्रेंसी हमने पिछले एक साल में देखी है कि जो हमारे रिस्क लेवल्स होते थे या जो हमारे यहाँ प्रोटेक्शंस अवेलेबल होनी होनी चाहिए, जो जो हमारी रेगुलेटरी प्रोटेक्शंस अवेलेबल होनी चाहिए, जो कि स्पेकुलेशंस ना हो और जो जिस किस्म के जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ है वो ना हो, उस लिहाज से भी तो ये मार्केट जो है ये पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर की तरह पाकिस्तान की मार्केट उस लिहाज से तो काफ़ी अच्छा इसका इमेज हो गया है ना। कामरान भाई, ये सबसे पॉजिटिव चीज पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में हुई है। जो मैंने आपको कहा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी है इन्वेस्टर्स का, और ये इल्जाम लगता है कि ये चंद लोगों की मार्केट है, वो इसलिए है कि 90s में और अर्ली 2000 में जो पाकिस्तानी मार्केट्स में होता रहा, हर 3 साल के बाद एक क्राइसिस आता था, फिर रेगुलेटर बैठता था, मार्केटें बंद भी कर दी गई, फिर एनआईटी को बेल आउट के लिए बुलाया जाता था, कभी आईसीपी को बुलाया जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से 2008-9 के क्राइसिस के बाद ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें जो हैं रेगुलेटर ने बहुत स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंट कर दी हैं। आज की मार्केट में हम जो वॉल्यूम देख रहे हैं 40 अरब का, वो 2017 में भी नहीं हुआ करता था। ये वॉल्यूम सिर्फ 2017 में एमएससीआई की रीबैलेंसिंग के वक्त हुआ था, और आज की तारीख में ये 40-50 अरब का वॉल्यूम बिल्कुल स्मूथली हो रहा है। यही नहीं, जो मार्केट में आप देख रहे हैं, जो आपने अपने इब्तिदाई में कहा मार्केट 5,000 पॉइंट ऊपर हो गई, नीचे हो गई, उसका रीजन ये है कि एज अ मैटर ऑफ स्टॉक मार्केट रिफॉर्म्स, रेगुलेटर ने जो सर्किट ब्रेकर है उसको 5 से 10% कर दिया है, ताकि प्राइस डिस्कवरी हो, ताकि मार्केट में वो इन्वेस्टर्स जो खरीदारी ऊपर करना चाहता है या फरोख्त करना चाहता है उसके लिए कोई लिमिटेशंस ना हो। जो 5% की थी उसको 10% कर दिया गया है। तो 10% की लिमिट बढ़ाने से तो रिस्क बढ़ता है, मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ती है। इसके बावजूद जो नेशनल क्लियरिंग का और सेंट्रल डिपॉजिटरी का सिस्टम है वो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही रीजन है कामरान भाई कि पिछले 1-1.5 साल से फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है पाकिस्तान में
बावजूद इकोनॉमिक क्राइसिस के, बावजूद पॉलिटिकल क्राइसिस के बावजूद करेंसी क्राइसिस से वो वापस आया है, क्योंकि वो शिकायत करता है कि बांग्लादेश में जो है फ्लोर लगा दिया गया था 2-3 साल से, पैसे वहां के सेंट्रल बैंक ने रोक लिए थे, श्रीलंका की सेंट्रल बैंक पैसे दे नहीं रही थी, नाइजीरिया कीनिया में भी रेगुलेटरी इश्यूज थे। तो एक चीज तो हमने स्टॉक मार्केट में देखी है, डिस्पाइट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉल आउट, कि वहाँ का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट और रिस्क मैनेजमेंट एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा, बहुत ही सख्त हो गया है। अच्छा सुहेल भाई, अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है, मैं आपकी चाहूँगा कि आप इसमें रहनुमाई करें हुकूमत की, कि बहुत कम मौके होते हैं पाकिस्तान में कि जबकि एक रियल अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आए कि अब हम ग्रोथ ला सकते हैं या हम कुछ कर सकते हैं। जाहिर है कि एक जानिब तो ये मार्केट जो है वो 50,000 से 1 लाख हो गई, मगर दूसरी जानिब तो हम ये जानते हैं ना कि इस वक्त हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही मिजरेबल है। पाकिस्तान की जो मजबूरी, जो पैदावार की जो शरह है वो बहुत ही कम है। जो हमारी जीडीपी है, जो हम ग्रोथ आगे देख रहे हैं वो 2.5-3%, और 25 करोड़ के मुल्क में 2.5-3% की ग्रोथ तो ये एक कंसर्न की बात है। तो आज हो गई 1 लाख, मगर अब इसको 1 लाख से 2 लाख होना, या और ये तमाम नंबर्स जो कि बेहतर हो गए, उनको बेहतर होने के लिए ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है कि तरक्की की शरह जो है हमारी वो बढ़े। अच्छा, ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, ये सारी अच्छी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त ग्राउंड पर है, लेकिन मगर मजमूई तरक्की की जो पैदावार, जो शरह है हमारी, जो जीडीपी ग्रोथ हमारे सामने, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे टॉप लाइन सिक्योरिटी हो, चाहे एएचएल हो, वो सब कहते हैं 2.5-3, चाहे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो वो 3-3.5%। इससे तो काम नहीं चलेगा ना सुहेल भाई। हो जाए लाख मार्केट, 1.25 लाख हो जाए, ग्रोथ तो कम से कम 6% हो ना इस 25 करोड़ लोगों के मुल्कों की। वो सफर जो है वो आप जैसे माहिरीन, जब मैं पूछता हूँ वो कहते हैं इसमें 1-2 साल लग जाएंगे। कैसे ही है? देखिए कामरान भाई, ये बिल्कुल आइडियल पोजीशन यही है कि 5-6% ग्रोथ हो और 3-4 साल हो, फिर जाके जो एक आम आदमी है सोशल मीडिया पे या रोड पर, वो कहेगा कि मेरी जिंदगी में तब्दीली आई, गुर्बत कम हुई, जो मेरा कच्चा मकान था वो पक्का मकान हुआ, जो मेरी साइकिल थी वो मोटरसाइकिल में तब्दील हुई, जो मेरी मोटरसाइकिल थी वो गाड़ी में तब्दील हुई, या मेरे 1 बेड का अपार्टमेंट था वो 3 बेड का हुआ। और ये हमने देखा था 2001 से लेके 2007 तक। ऐसा नहीं है कि जी। पाकिस्तान में ये नहीं हुआ, फिर कुछ हद 2015-16 में भी उसकी कुछ झलक नजर आई थी। देखिए उसका फॉर्मूला बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। 2002 से लेकर 4-5 तक पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस किया था, जो हमने पिछले साल किया है 20 साल के बाद। आज से 20 साल पहले जब मुशर्रफ साहब का रिजीम था, ठीक है मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, मगर मैं इकोनॉमिक हालात पे बात करूंगा, जी जी। वहाँ करंट अकाउंट सरप्लस था। आज भी करंट अकाउंट सरप्लस के करीब हैं हम। उस वक्त भी जो सेंट्रल बैंक था, हर महीने के 400-500 मिलियन या 200-300 मिलियन डॉलर मार्केट से खरीद रहा था। हमें हुकूमत ने को खुद कुछ रेशोज फिक्स करने चाहिए, बल्कि एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ था जिसको पार्लियामेंट ने बनाया और पार्लियामेंट ने ही उस पर अमल दरामद नहीं किया। तो अगर हम इस तरह के कुछ इकोनॉमी का चार्टर बना लें या हुकूमत अपनी पॉलिसी बना ले कि हमें करंट अकाउंट सरप्लस करना है 2-3 साल, हमें करंट अकाउंट प्राइमरी सरप्लस करना है 2-3 साल, हमें अपने रिजर्व को कम से कम 4 से 5 महीने इंपोर्ट कवर करना है, हमें अपने डेट के रेशियोज को 60% से कम लाना है, जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ का एक रेशियो था। तो अगर वही रेशियोज जो हुकूमत ने 15 साल पहले पार्लियामेंट के थ्रू अप्रूव किए थे, वही रेशियोज जो 20 साल पहले मुशर्रफ साहब के एरा में हम फॉलो कर रहे थे, अगर उसको हमने 2 साल फॉलो कर लिया, तो फिर जाके आपके रिजर्व्स अगर 25 बिलियन या 20 या 30 बिलियन डॉलर हो गए, आपकी रीपेमेंट जो 20 बिलियन से है 8-10 बिलियन डॉलर हो गई, तो पाकिस्तान की रेटिंग भी B+ हो जाएगी, पाकिस्तान की जीडीपी भी 5-6% ग्रो करेगी, पाकिस्तान की जो गुर्बत की शरह है वो भी कम हो जाएगी। तो उसके लिए मेरे ख्याल में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। और ये जो 3-4 इंडिकेटर्स मैंने कहे, अगर हुकूमत 2 साल ये 3-4 इंडिकेटर्स को कंप्लाई कर ले, फिर हमें आम आदमी की गोया जिंदगी में भी फर्क नजर आएगा, गुर्बत कम होती हुई भी नजर आएगी। शोएब भाई, इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं, अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं एक आम आदमी को, तो आप ये कह रहे हैं ना कि बेसिकली जो पिछले 1 साल हमने किया है, पिछले 6 महीने जिस तरीके से हमने इकोनॉमी चलाई है, और इसमें हम ऑब्वियसली
क्रेडिट देंगे जो 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 इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मोहम्मद औरंगजेब, उनकी टीम, और उसके साथ साथ ऑब्वियसली जो आर्मी की इसमें इस वक्त जो एक ओवरसाइट है, जो एक बिल्कुल एक साथ साथ चलने वाली सूरत है, अगर हम इसको बरकरार रखते हैं अगले साल 2 साल, तो फिर हम एक बेहतर माहौल के अंदर दाखिल होने की जो है, हम उस ट्रैक पर हैं, हम उस ट्रैक पर हैं। अब इस ट्रैक से हमें नहीं उतरना है, सिर्फ इसी ट्रैक पे इसी तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो चीज़ें इन प्लेस हैं, तो वो क्या होगा कि चले भाई 2.5 से 6 ना हो, 2.5 से 5.5 ना हो, लेकिन 2.5 से 4 तो हो जाए साल 1.5 साल में, या कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं हो सकता फिलहाल। नहीं, कामरान साहब, जो आपने कहा बिल्कुल वही हल है कि जो पिछले 12 महीने की या 18 महीने की जो सख्त माशी पॉलिसीज हैं वो हम कंटिन्यू करें। ना सिर्फ ये, हम आईएमएफ के साथ कंटिन्यू करें, और आईएमएफ के जो 6 रिव्यूज होने हैं, 3 साल का प्रोग्राम है, 6 रिव्यूज होने हैं, उनको पूरा करें। तो अगर हम ये करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि अगला साल, ये जो 2025 नहीं, 26 में शायद हम 4% हो जाएं, और जो तीसरा साल होगा आईएमएफ का वो शायद 5% हो जाए। और वहां जाकर आपको एक्चुअल रियल सेक्टर में एक आम आदमी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क होगा। तो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं कंटिन्यू हों, और आईएमएफ के रिव्यूज भी जो हैं वो हम टाइमली और प्रॉपरली उस पर कंप्लाई करें। तो हम देखेंगे कि जो 2 साल के बाद जो जीडीपी ग्रोथ है वो आज जो 2-2.5% है वो 5% तक पहुंच सकती है। तो हम इकोनॉमी की अपनी बेहतरी की बात कर रहे हैं, उसके ऑप्शंस देख रहे हैं, और एक अच्छे ज़माने में इस वक्त आपके साथ जब बात हो रही है, एक बहुत अच्छा ज़माना है, नंबर हमारे बहुत अच्छे हैं, हर लिहाज से हम एक अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल हो चुकी है, कंसोलिडेशन अब हो रही है, मज़ीद ग्रोथ की तरफ जा रही है। एक और चीज़, हम रे ऑफ होप्स की बात कर रहे हैं, एक अच्छे ज़माने की बात कर रहे हैं, अच्छे माहौल की बात कर रहे हैं, वो ये कि पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर, जो कि हमारा अंधा कुआं था हमारी इकोनॉमी के लिए, उसके अंदर भी से भी कुछ अच्छी अच्छी खबरें आई हैं। और ऑब्वियसली इसमें भी जो है वो आर्मी का और बड़ा एक अहम किरदार रहा है, और जिसके बाद जो है वो हम देख रहे हैं कि एक एक सिनेरियो इमर्ज कर रहा है, जिसमें कि ये पाकिस्तान की महंगी तरीन बिजली जो है उसमें कुछ बेहतरी के आसार हों। आपके इल्म में होगा कि लास्ट मीटिंग में जनरल आसिम मुनीर ने जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ की, उनका ये ख्याल था कि अगले साल के वस्त तक जो है पाकिस्तान में बिजली जो है वो कम से कम हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए जो है वो कोई 25 रुपए फी यूनिट तक हो सकती है। 9 सेंट्स, 9 सेंट्स रख ले, 9 सेंट्स तक हो सकती है। अच्छा, अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो एक बड़ी अच्छी खबर है टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी और ग्रोथ एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स। आप इस पे कितना ट्रस्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है? और एक ओवरऑल जो एनर्जी सिनेरियो जिसने कि हमें बुरी तरह से ड्रैग किया, हमें खींच के रखा, हमें बहुत, हमारी जो माशी मुसीबतें हैं उसका एक बड़ा खराब रहा, लेकिन जो पिछले 8-9 महीने में डेवलपमेंट हुई है, आपको यू एक्चुअली सी ए रे ऑफ होप देयर? देखिए कमरान भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर 35-40 रुपए की बिजली 25-30 रुपए हो जाए तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव भी हो जाएंगी, और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो मुनाफे जो मुतासिर हो रहे हैं उसमें इजाफा भी होगा। मैं तो कहता हूँ एक स्टेप आगे का, अगर ये 30% नहीं, अगर 5-10% भी कम हो जाए तो वो भी टेक्निकली 15-20% बनता है, क्योंकि अगर मेरा बिजली का बिल 5% कम हो गया और महंगाई की शरह 10% है तो एक तरह से मुझे 15% की सेविंग हो गई। तो ये जो एनर्जी का रेट्स हैं पाकिस्तान में, ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज है। और हम जो देख रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो खुशाइंदा हैं। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ने एक बड़ा क्रिएटिव विंटर पैकेज दिया है। अगर आईएमएफ को कन्विंस करके ये पैकेज को आने वाले महीनों में भी इस तरह का कोई फॉर्मूला दिया जाए कि आप जितनी बिजली ज्यादा यूज करेंगे उतना रेट कम होगा, ये विन विन सिचुएशन इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए भी होगी और मुल्क के लिए भी होगी। क्योंकि आज मुल्क का इशू ये भी है कि जितनी बिजली हम पैदा करने की सलाहियत रखते हैं उतनी बिजली हम पैदा नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फिक्स कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाती है। तो अगर हमने पिछले महीने देखा है कि पावर कंजम्पशन काफी महीनों के बाद या काफी सालों के बाद ईयर ऑन ईयर पावर कंजम्पशन बढ़ी है, तो अगर पावर कंजम्पशन हमारी
रेट के कम होने की वजह से बढ़ जाती है या इकोनॉमिक एक्टिविटी होने की वजह से बढ़ जाती है, तो ये तो एक और अच्छी बात हो जाएगी कि रेट्स जो हैं, एक तो हुकूमत जो कम कर रही है वो तो अपनी जगह कर रही है, जो अच्छी बात है। और जब यूनिट सेल बढ़ेगी और कम होंगे तो वो दुगना उसका फायदा होगा। तो मेरे ख्याल में ये अगर चैलेंज जो पाकिस्तान को दरकार है एनर्जी सेक्टर पे, अगर ये एड्रेस मुझे लग रहा है ग्रेजुअली हो रहा है, और अगर ये और एड्रेस हो जाए तो शायद जो मैं 2 साल के बाद कह रहा हूँ 5% जीडीपी ग्रोथ हो सकता है वो 2 साल के बाद ना हो, शायद 1 साल के बाद ही हो जाए। तो सुनो, एक और जो जो चैलेंज है, हमें हम चैलेंज की बात कर रहे हैं, एक तरफ ये एनर्जी सेक्टर का चैलेंज जिसमें इम्प्रूवमेंट की बात की है हमने, और ये सारी बातें हम ख्याली नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट प्रोपेगेंडे की बात नहीं कर रहे। मैं और आप उस वक्त बात कर रहे हैं जब हम जानते हैं, और आप बहुत अच्छी तरह से, आपकी नब्स पे हाथ है इकोनॉमी की और बिजनेस के। ये बताइए, एक और जो बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का, वो है पाकिस्तान का जो रेवेन्यू सिस्टम है, जो एफबीआर का मामलात हैं, जो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, हम सब जानते हैं कि इसमें क्या हुआ है, और किस किस सारी कोशिश के बावजूद, एसआईएफसी की कोशिश के बावजूद, आर्मी की कोशिश के बावजूद, वो स्टेटस को वहाँ चेंज नहीं हुआ। 2 बार पीडीएम की गवर्नमेंट में कैबिनेट ने अप्रूव भी किया रिफॉर्म्स ऑफ एफबीआर, और 2 हिस्सों में तकसीम होना था, वो भी नहीं हुआ, वो सब फेल हो गया। आज एक ब्यूरोक्रेट ही उसको रन कर रहे हैं, सब कुछ जैसे पहले होता था वैसे ही हो रहा है। लेकिन जो आपकी जो खबर है, ये जो आपका जो पल्स पे हाथ होता है, कहीं कोई आपको एफबीआर के मामलात में, रेवेन्यू के मामलात में, कहीं से कोई अच्छी खबर कोई मिल रही है, कोई बेहतर खबर मिल रही है? क्योंकि जब ये बदलेगा जब पाकिस्तान बदलेगा, जब एफबीआर बदलेगा जब पाकिस्तान बदलेगा, एनर्जी सेक्टर भी बदलेगा तो पाकिस्तान, लेकिन अगर एफबीआर नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आपका फीडबैक है कि ये मार्केट्स वगैरह चल रही हैं, सब कुछ है, कुछ मैटर नहीं करता अगर एफबीआर नहीं ठीक होता है तो? देखिए कमान साहब, मैं इसमें कोई बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर जो ऑब्जर्वेशन है एज एन फाइनेंशियल एनालिस्ट, उसमें मुझे एक पहलू पे तो बेहतरी नजर आती है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो ऑलरेडी टैक्स सेक्टर है, उसमें भी जो चोरियां होती थी टैक्स की, वो कम हो गई हैं बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है, जो जो ऑलरेडी टैक्स देता है, वहाँ पे जो इनएफिशिएंसीज थी वो खत्म तो नहीं हुई, कम हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज जो है आप टैक्स रिटर्न में जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, चाहे वो बैंक्स की ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो ट्रैवल की हो और प्रॉपर्टी की हो, वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई प्रॉपर्टी लेके टैक्स नहीं देता था या अपना सोर्स नहीं बताता, तो वो स्टक हो रहा है। तो वहां पे थोड़ी सी डेवलपमेंट पॉजिटिव है। ये मेरे ख्याल में डिजिटलाइजेशन की जो एफर्ट्स हैं उसका नतीजा है। दूसरी जानिब अभी भी एक बहुत बड़ी कैश इकोनॉमी है जहाँ पे शायद हुकूमत पहुंच नहीं पाई, या तो वो पहुंचना चाहती नहीं है। और वहाँ चैलेंजेस जरूर हैं कामरान साहब के, करोड़ लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या बहुत सारे जो छोटे कारोबार हैं, उसके लिए शायद हुकूमत एफर्ट कर नहीं पा रही या सियासी प्रेशर में आ जाती है। उसका हम अगर इंडिया से या दूसरे ममालिक से हम सबक सीखें तो हमें आई थिंक शायद एफबीआर में लोगों की जरूरत ना हो, एक अच्छे सिस्टम की जरूरत हो या अच्छा डिजिटल सिस्टम की जरूरत हो। अगर हम कैश को डिस्करेज कर दें, अब ये ऐसा मुल्क है कामरान साहब के जहाँ पे एफबीआर का टैक्स भी कैश में लिया जाता है, जहाँ पे 5 लाख रुपए का बिजली का बिल भी टैक्स में लिया जाता है, जहाँ पे कैश में? 20 लाख रुपए की बिजनेस क्लास की टिकट भी एमिरेट्स जो है और जो दूसरी सऊदी एयरलाइन है वो कैश में देती है। तो मेरे ख्याल में जो भी है, हमारे रूलर्स हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, या जो हमारे दूसरे हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनको ये तो अब समझना चाहिए कि यूज ऑफ कैश को मिनिमम करना चाहिए, ताकि जो मैंने कहा जो डिजिटलाइजेशन का जो पहला पहलू है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में टैक्स चोरी को कम कर रहा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी टैक्स चोरी को कम करे। तो ये एक ऐसी कोशिश है जो हुकूमत चाहे तो कर सकती है, मगर अभी तक हमने कोई बहुत बड़ा इसमें ब्रेक थ्रू नहीं देखा है। चलिए हम वापस आते हैं जहाँ से हम शुरू हुए। असल चीज़ तो हमारी, हम मार्केट पे बात कर रहे थे, तो अब ये 1 लाख होने के बाद ये तमाम, अब इस लेवल पे जाने की बात, तो यू विल आस्क योर इन्वेस्टर टू बी कॉशियस, मोहतात रहने की बात है। और मोहतात रहने का मतलब ये है कि यहाँ से आगे का सफ़र
बहुत स्लो स्लो आगे बढ़े। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो बैंकिंग सेक्टर जिसने के लोगों को निहाल कर दिया, अब उसमें भी क्या अभी जान बाकी है वो, और वो कौन सा सेक्टर है जो कि आपको लग रहा है कि निस्बतन अभी उसमें पोटेंशियल है ज़्यादा, जहाँ पे इन्वेस्टर्स जा सकते हैं? देखिए कहा था, अभी 2 हफ्ते पहले ही हमने एक स्ट्रैटेजी रिपोर्ट निकाली है जिसमें हमारे एनालिस्ट का ख्याल है कि अगले साल 1,27,000 हो सकती है। तो अब जिसने बड़ी रैली मिस कर दी वो तो कर दी, मगर 27% या 30% का रिटर्न अभी भी मार्केट में है, जो आज के फिक्स्ड इनकम के रिटर्न से 3 गुना ज्यादा है। तो हम तो इन्वेस्टर्स को यही तजवीज करेंगे कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहें। अलबत्ता ये जरूर है कि बहुत सारी जो भेड़ चाल की स्क्रिप्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो डिविडेंड नहीं देती हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। और आपने बैंक का कहा, देखें बैंक्स जो हैं सही कह रहे हैं आप कि 3 गुना हो गए हैं, 4 गुना हो गए, मगर इसके बावजूद आज भी उनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल 4, 5 और 6 से ज्यादा नहीं है। आज भी बहुत सारे बैंक्स जो हैं उनका डिविडेंड यील्ड डबल डिजिट में है। तो हम तो इन्वेस्टर्स को प्रेफर कर रहे हैं कि वो स्टॉक्स जिनकी वैल्यूएशन अभी भी ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसको हम कहते हैं वैल्यूएशन गैप बहुत है, यानी अगर 2 बैंक है, एक बैंक का पी 6 है, एक बैंक का 3.5 है, तो वो बैंक ले लिया जाए। इसी तरह जो कंज्यूमर एंड फार्मास्यूटिकल और जो आवाम से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें 2 साल में बहुत ही इफेक्ट आया है, चूंकि कामना साहब महंगाई ज्यादा थी, लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ी थी, तो लोगों की कंजम्पशन कम हो गई थी। अब हम देख रहे हैं कि कुछ सैलरीज में भी इजाफा हो रहा है, महंगाई भी कम हुई है। तो जो एफएमसीजीज हैं और कंज्यूमर गुड्स की कंपनीज हैं और फार्मास्यूटिकल के जो मैनेजर्स हैं, उनसे हमारी बात हो रही है, तो वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम्स पिकअप होना शुरू हो गए हैं। तो वो कंपनीज जिनका ताल्लुक आम पब्लिक से है, जिसमें एफएमसीजीज, कंज्यूमर फार्मास्यूटिकल्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, गाड़ियों की सेल्स हमने देखा है बड़ी हैं। तो हम ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो टिपिकल 2-4 स्टॉक्स थे, अब उन स्टॉक्स में भी जाएं जहां पे वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी जा रही है। तो हम अपने इन्वेस्टर्स को यही तजवीज दे रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि फिक्स्ड इनकम के मुकाबले में या करेंसी के मुकाबले में स्टॉक मार्केट अगले 12 महीने में भी अच्छा रिटर्न देगी। एक चैलेंज आप लोगों को भी आएगा ना, आ रहा है, अब जाहिर है कि अब आ रहा है कि जो इतना बड़ा सरमाया, अबाउट ₹1 ट्रिलियन या वट एवर, शायद इससे भी ज़्यादा, जो कि फिक्स्ड इनकम में था, जो म्यूचुअल फंड्स में था, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में था, जाहिर है कि वो छक्के वाला ज़माना तो अब नहीं रहा कि घर बैठे आपको जो है वो 22%, 20% मिल जाया करें। तो कौन किसी का कोई काम करेगा? दुनिया से आके लोगों ने यहाँ पैसे रख दिए, लेकिन अब वो ज़माना बदल रहा है। अब ज़ाहिर है कि ये पैसे निकल रहे हैं, और आपको मालूम है कि अभी प्रॉपर्टी सेक्टर वगैरह में उस तरह से दोबारा से वो एनर्जी अभी नहीं आई है जो उस लेवल की, शायद अब अगले साल वो भी आए। लेकिन बहुत बड़ी लिक्विडिटी है, बहुत बड़ा सरमाया है जो कि वेटिंग टू बी इन्वेस्टेड है। और जाहिर है कि अगेन स्टॉक मार्केट का ये सारा परसेप्शन, और सारा जो बाकी जो फैक्ट्स भी हैं सामने हैं, एक डिल्यूज ऑफ जो लिक्विडिटी है, इट्स वेटिंग टू बी डिप्लॉयड अगेन। अभी भी लग तो ये रहा है कि बहुत सरमाया आएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। जी कामरान साहब, जो हमने पिछले 2 साल में मनी प्रिंटिंग देखी या मनी सप्लाई बढ़ती हुई देखी, वो मेजॉरिटी आपने कहा बिल्कुल सही कि हुकूमत के पास चली गई, चाहे वो टी बिल की सूरत में या सुकूक की सूरत में या म्यूचुअल फंड की सूरत में। अब 2 किस्म के चैलेंजेस हैं, या मैं कह लूं कि डिलेमा है जो स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। एक तो हुकूमत इतनी बड़ी बोरोवर रही नहीं है। आपने आज भी पढ़ा होगा कि हुकूमत ने बेतहाशा अपना डेट रिटायर किया है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाए हैं जो उन्होंने पिछले महीने 2 महीने पहले हुकूमत को रिटर्न किए हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत का फिस्कल डेफिसिट था, वो प्राइमरी सरप्लस हो गया है आईएमएफ की कंडीशन पे रहते हुए, तो हुकूमत की ज्यादा बोरोइंग नीड्स भी नहीं है। अ, तो ये चीज कि हुकूमत की बोरोइंग कम हो गई है। दूसरा ये कि रिटर्न 20% से 11% हो गया है। और तीसरा ये रहा कि पहले जो लोग थे जिनके पास अगर एक्सेस लिक्विडिटी होती थी, वो बआसानी पैसा मुल्क से बाहर ले जाया करते थे, मगर जो 3-4 साल में जो सेंट्रल बैंक ने जो रेगुलेटरी सख्तियां की हैं, उससे पैसा बाहर ले जाना भी अब या तो मुमकिन ही नहीं है या बहुत ही मुश्किल है। तो इन तीनों सूरत हाल को देखते हुए तो हमें लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत आएगा, और उसकी झलक हम देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते से,
कि जो वॉल्यूम्स हैं मार्केट में वो 40 से 50 अरब रुपए के हो गए हैं। इतने वॉल्यूम्स पिछले कोई 20 साल में हमने नहीं देखे हैं। तो ये पैसा मार्केट में आ रहा है और आता रहेगा। और इसीलिए मैं ये तजवीज़ तो हुकूमत को यही है कि वो प्राइवेटाइजेशन स्टॉक मार्केट के थ्रू करे, ताकि हुकूमत को भी इसका फायदा हो, स्टॉक मार्केट को भी फायदा हो, और ये जो इतनी लिक्विडिटी है उसके लिए कोई जगह बने, अच्छी कंपनी हो ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे कि एक लिमिटेड फ्लोट है 8-9 बिलियन डॉलर का, उसके पीछे ही ये इतनी मनी सप्लाई भागेगी, और हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ शेयर्स के रेट एबनॉर्मली हाई हो जाए। तो हम इसको ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले सिर्फ ये बात जो अभी आपने तजवीज़ की बात की आखिर में, क्योंकि मैं अगेन एक एज ए पाकिस्तानी ऑब्जर्वर की ऐसे समझता हूँ कि आई थिंक वी आर अगेन एट द कस्प ऑफ कि हम चेंज करें, हम अपनी अपनी इकानमी को बेहतर करें, हम हालात में बेहतरी लाएं। ये पिछले सालों की जो हमारी मुसीबत रही जिसने हमें दुनिया के बहुत पसमानदा ममालिक में रखा है हमें, और हमारे रीजन हमसे कहीं आगे निकल गया है। अब एक बार फिर हम उस मौके पे हैं, हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से कि हम एक्चुअली एक बड़ी लीप ले सकते हैं। वो क्या मेजर्स हैं, जो एक्शंस हैं आपके ख्याल में, कि अगर आप बताना चाहें, आप कहना चाहें, या आपका दिल कहता हो कि मिसाल के तौर पे आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो जनरल आसिम मुनीर को या वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, क्योंकि ज़ाहिर है कि इस वक्त आर्मी का एक बड़ा क्रिटिकल रोल है इस पूरे इकानमी के हवाले से, कि जो कि अब हमें करने चाहिए, जो डूएबल हैं और जो कि इस साल हम अगर कर दें तो हमारे लिए बहुत, अब ये जो मौका मिला है ये हमें कहीं से कहीं आगे आगे की तरफ ले जाएगा। वो क्या कलीदी चीज़ें हैं जो कि अब कर देनी चाहिए हुकूमत को? देखिए, 2-3 चीजें अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान में 3-4 साल तो बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है। मेरा ख्याल में अगले 12 महीने में कम अज कम 1 से 2 बड़े यूनिट प्राइवेटाइज हो जाने चाहिए। पाकिस्तान में कई सालों से, पिछले कई डिकेड से कोई भी बड़ा यूनिट प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। पीआईए की पहली अटेम्प्ट अगर नाकाम हुई तो उसे दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। एयर इंडिया ने बेशुमार अटेम्प्ट की हैं और बड़ी मुश्किल से टाटा को बेचा है। तो मेरे ख्याल में पीआईए के स्ट्रक्चर को रिविजिट करना चाहिए और इसको 6 से 12 महीने में मेरे ख्याल में फरोख्त कर देना चाहिए। और अगर इसके अलावा कोई एक डिस्को भी अगर प्राइवेटाइज हो जाए तो ये दो प्राइवेटाइजेशन ही इतना कॉन्फिडेंस को लोकल इन्वेस्टर्स का, फॉरेन इन्वेस्टर्स का बूस्ट करेंगी कि पाकिस्तान के रिजर्व की पोजीशन ऑटोमेटिकली बेहतर हो सकती है। दूसरी जानिब जो हुकूमत ने अपनी पॉलिसी अपनाई है कि जो वो रिजर्व्स को स्टॉक मार्केट, जो करेंसी को खरीद रही है डॉलर को मार्केट से, वो बहुत तेजी से जारी रखे। और अगर लॉन्ग टर्म पैसा यूरो बॉन्ड की सूरत में 6-8 महीने के बाद रेटिंग बेहतर होने के बाद मिलता है, तो लॉन्ग टर्म पैसा लेके ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं इन्होंने बड़ी खिदमत की है, उनका शॉर्ट टर्म पैसा लौटा दिया जाए। आज पाकिस्तान का जो क्राइसिस है वो इसलिए है, कामरान साहब, के 20 से 25 बिलियन डॉलर आपको जेब से देने हैं हर साल, और आपकी जी। जेब में 11-12 बिलियन डॉलर है। अगर आज हमारी जेब में 20-25 बिलियन डॉलर हो जाएं, और जो हमें सऊदी अरेबिया, कतर, चाइना का शॉर्ट टर्म लोन है उसको हम उनको रिटर्न कर दें, तो अगला साल अगर 20 बिलियन डॉलर का रिजर्व है और आपकी डेट रीपेमेंट 8 बिलियन डॉलर है, तो पूरे आपके हालात, पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा। और ये सबक आपको सीखना चाहिए। टर्की ने क्राइसिस में सऊदी अरेबिया से 5 बिलियन डॉलर बोरो किए थे। जी। फिर उन्होंने अपने रिजर्व को बढ़ा के, सबसे पहले, उनका भी सऊदी अरेबिया दोस्त है, पाकिस्तान का भी सऊदी अरेबिया दोस्त है, सबसे पहले उन्होंने वो पैसे उनको लौटा दिए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो शॉर्ट टर्म डॉलर लाइबिलिटीज हैं उनको किसी तरीके से भी आपने मेच्योर करना चाहिए, ताकि ये जो रोल ओवर का जो तलवार लटकती है जिससे पाकिस्तान बहुत मुतासिर होता है, वो खत्म हो। तो मेरी ये दो ही एडवाइस हैं कि अगले 12 महीने में जो हमारी प्राइवेटाइजेशन है वो एक्चुअल में हो जाए, और हमारा जो रिजर्व की पोजीशन इतनी अच्छी हो जाए कि हम अपना शॉर्ट टर्म डॉलर लोन वापस करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल, CEO टॉप लाइन सिक्योरिटीज।